दोस्तों, एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें एक देश की आर्मी दूसरे देश में जाके उनकी आधी वायुसेना को नष्ट भ्रष्ट करके अपने 94 नागरिकों को वहां से निकाल के लेकर आती है। आज एक ऐसे ही ऑपरेशन की कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। वैसे तो हर देश की अपनी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियां होती हैं। जैसे अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारी RAW रो है, पाकिस्तान की ISI है, अमेरिका की CIA है। लेकिन जो मैं आज आपके सामने ये कहानी लेकर आया हूँ, इजराइल की मोसाद के बारे में है। इजराइल की एक ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी जिसने दुनिया के हर एक कोने में हर एक जगह से टेररिस्टों को ढूंढ ढूंढ के मारा। एक ऐसी एजेंसी जिसने बहुत सारे ऑपरेशंस को अंजाम दिया। आज मैं आपके सामने इनका एक ऐसा ऑपरेशन लेकर आया हूँ जिसका नाम था थंडरबोल्ट। थंडरबोल्ट 1976 में इसको ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिसमें 94 अपने नागरिकों को दूसरे देश से बाहर निकाला गया और उनकी आधी वायुसेना को नष्ट कर दिया गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है युद्धवीर कात्याल। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 27 जून 1976 का दिन था जब एक फ्लाइट उड़ती है तेल अवीव से पेरिस के लिए, और इसमें 246 यात्री सवार होते हैं और जिसमें 12 क्रू मेंबर भी होते हैं। फिर ये फ्लाइट का बीच में एक स्टॉप है एथेंस, वहां पे ये रुकती है और वहां से 58 यात्रियों को और इसमें बैठाती है। और उन्हीं 58 यात्रियों में 4 टेररिस्ट भी इस फ्लाइट में एंटर कर जाते हैं। और जो 4 टेररिस्ट थे उनमें से 2 फिलिस्तीनी नागरिक थे या फिलिस्तीनी लिबरेशन आर्मी से संबंध रखते थे, और 2 जर्मन किसी गुट से संबंध रखते थे। जैसे ही ये फ्लाइट टेक ऑफ करती है पेरिस के लिए, इसको रास्ते में ही हाईजैक कर लिया जाता है और इसको फिर उतारा जाता है लीबिया के एक शहर में, और वहां से इस फ्लाइट को रिफ्यूल किया जाता है। और रिफ्यूल करने के बाद इसको अरब देशों की तरफ उड़ा दिया जाता है और वहां पे इनको लैंड करवाने की कोशिश की जाती है। लेकिन कोई भी अरब देश इनको हामी नहीं भरता है, इनके साथ मंजूरी नहीं देता है कि आप लैंड कर लीजिए। तो इसलिए फिर ये संपर्क साधते हैं युगांडा के राजा से, और युगांडा का उस समय राजा होते हैं ईदी अमीम। ईदी ईदी अमीम एक ऐसे शासक थे जो इजराइल से बहुत ज्यादा ही नफरत करते थे, और वो इनको अनुमति दे देते हैं कि आप आइए और हमारे एयरपोर्ट पे पनाह लीजिए। तो युगांडा में एक एयरपोर्ट होता है एतेबे। एतेबे में ये फ्लाइट लैंड होती है और वहां पे पूरे एयरपोर्ट को आर्मी से भर दिया जाता है, आर्मी का पहरा लगा दिया जाता है। और इजरायली नागरिकों को, कुछ इसमें इजरायली नागरिक होते हैं, कुछ यूरोप के होते हैं, तो उनको एक हॉल में बंधक बना के रखा जाता है। जैसे ही कुछ समय ये बीतता है तो इजराइल को ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हाईजैकर्स, और उनसे अपनी मांगे मनवाने के लिए उनको एक ऑफर दिया जाता है कि आप हमारे 48 फिलिस्तीनी नागरिकों को और कुछ 13 या 14 कुछ दूसरे देश के टेररिस्ट थे उनको छोड़ दीजिए, और साथ में $5 मिलियन की भी 5 लाख मिलियन डॉलर की भी मांग रखते हैं। तो इजराइल इनसे कुछ समय मांगता है कि हमें कुछ समय दीजिए, हम आपकी मांगों पे विचार विमर्श कर रहे हैं। तो जब ये फ्लाइट लैंड होती है युगांडा में, तो दोपहर के 3 बजे होते हैं 28 जून को। फिर धीरे धीरे समय जाता है तो 29 जून के आसपास ये दोबारा इजराइल सरकार इनसे संपर्क साधती है और बोलती है हमें आपकी बातें मंजूर हैं, तो लेकिन आप जो नागरिक हैं, जो हमारे जो थोड़े एजेड हैं या जिनको कुछ गंभीर बीमारियां हैं, उनको आप छोड़ दीजिए। तो इनको लगता है कि इजराइल सरकार ने हमारे सामने घुटने टेक दिए हैं, और वो कुछ नागरिकों को जो ज्यादा एजेड थे, जिनकी उम्र हो चुकी होती है, और कुछ जिनको गंभीर बीमारी होती है, उनको वो छोड़ देते हैं और स्पेशल फ्लाइट से एतेबे से पेरिस उनको ले जाया जाता है। फिर इसके बाद जो इजराइल है वो दोबारा हाईजैकर्स को संपर्क करती है और उनसे कुछ समय और मांगती है कि हमें कुछ 2-3 दिन का टाइम और दीजिए, हम आपकी मांगों पर विचार कर रहे हैं, हम आपको कैद जो आपने लिस्ट दी है कैदियों को, उनको छुटवाने में एक प्रक्रिया है, तो थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। तो हाईजैकर्स इस बात के लिए भी मान जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो इजराइल होता है, वो अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुलाती है वहां की सरकार, और वहां पे डिसीजन लिया जाता है कि जो ये टेररिस्ट होते हैं, जो 48 टेररिस्टों को छोड़ने की बात कर रहे हैं, उनको नहीं छोड़ा जाए, अपने नागरिकों को भी सुरक्षित निकाला जाए।
तो इसी बीच वहां पे रोल आता है मोसाद का। और मोसाद को भी जब कैबिनेट में मीटिंग में शामिल किया जाता है, तो सबसे पहले तो इसी बात पे अमल किया जाता है कि वो उनको रखा कहाँ गया है, जो हमारे यात्री हैं उनको बंधक बना के रखा कहाँ गया है। तो जब बात होती है तो पता चलता है कि एतेबे में बहुत सारी जो बिल्डिंगों का कॉन्ट्रैक्ट था वो इजराइल की कंपनी ने ले रखा था, और जो एयरपोर्ट की जो बिल्डिंग बनी हुई थी वो भी इजराइल के ही एक कॉन्ट्रैक्टर ने ही बना रखी थी। तो उस कॉन्ट्रैक्टर से संपर्क साधा जाता है और वहां से उस बिल्डिंग का, उस एयरपोर्ट की बिल्डिंग का लेआउट, ब्लूप्रिंट वहां से निकाला जाता है और वहां से हर एक चीज को मॉनिटर किया जाता है। और एक चीज का और ध्यान रखा जाता है कि जो युगांडा के राजा थे वो ब्लैक मर्सिडीज में घूमते थे, ब्लैक मर्सिडीज का उनको बहुत शौक था। तो वो वहां से एक प्लान बनाती है मोसाद कि हम ब्लैक मर्सिडीज का ही यूज करेंगे वहां पे एयरपोर्ट से और वहां तक बिल्डिंग तक जाने के लिए, कि थोड़े जो उनके सैनिक है वो भी एक भ्रम में फंस जाए कि कहीं राजा ना आया हो। लेकिन यहाँ पे इजराइल से, मोसाद से एक भूल हो जाती है, क्योंकि जो इजराइल के राजा थे, युगांडा के राजा थे, तो वो एक ब्लैक मर्सिडीज को छोड़कर एक व्हाइट मर्सिडीज में आजकल यात्रा कर रहे थे। और जिस समय ये घटना हुई थी उस समय वो देश में थे ही नहीं, वो बाहर थे। लेकिन ये इजराइल को पता नहीं था। वो अपने देश से जो फाइटर जेट्स होते हैं और जो मालवाहक विमान होते हैं उनमें मर्सिडीज का एक काफिले को भर के वहां पे लैंड करवाते हैं। जो एतेबे एयरपोर्ट होता है, जब वहां पे लैंड होके ब्लैक मर्सिडीज निकलती है, तो जो युगांडा के सैनिक होते हैं उनको पता चल जाता है कि ये इजराइल के सैनिक है, इजराइल की आर्मी है। और क्योंकि उनको पता था कि जो युगांडा के राजा है वो तो व्हाइट मर्सिडीज में के काफिले में चलते हैं, तो ये ब्लैक मर्सिडीज तो किसी और की है। तो इसलिए वो इन पे हमला कर देते हैं। लेकिन जो इजराइल के जो सैनिक होते हैं, कमांडो होते हैं, उनके पास पहले से ब्लूप्रिंट होता है, उनको हर एक रास्ते का पता होता है कि बिल्डिंग तक हमें कैसे पहुंचना है। तो वो जल्दी से जल्दी बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं और वहां पे अपनी लैंग्वेज में, जो इजराइल की राष्ट्रीय लैंग्वेज है इब्रू, उसमें बोलते हैं कि नीचे बैठ जाइए। तो जितने भी वहां पे इजरायली नागरिक होते हैं, क्योंकि उसमें मैक्सिमम 94 इजरायली नागरिक थे और कुछ मतलब ऐसे थे जो इजरायली नहीं थे लेकिन इजरायली जानते थे, वो नीचे बैठ जाते हैं। सिर्फ 2 आदमी नहीं बैठते हैं, वो भी आतंकवादियों के साथ वहां पे मारे जाते हैं। और फिर जब उनसे पूछा जाता है कि और आतंकवादी और मिलिट्री वाले कहाँ पे हैं, तो एक रूम की तरफ इशारा करते हैं यात्री, उसमें भी हैंड ग्रेनेड फेंक दिया जाता है और वहां पे भी 50 से 60 ये जो युगांडा के आर्मी के होते हैं वो मर जाते हैं और टेररिस्ट भी मारे जाते हैं। जब वहां से इनको निकाल रहे होते हैं तो एक आर्मी वाले को गोली लग जाती है, और ये आर्मी वाला कोई और नहीं, जो इजराइल के राष्ट्रपति हुए हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनके भाई होते हैं जिनका नाम होता है योनातन नेतन्याहू। उनको गोली लग जाती है और फिर वो जब उनको देश ले जाया जाता है, देश जाते जाते वो शहीद हो जाते हैं। और जब ये वहां से एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर रहे होते हैं अपनी फ्लाइटों में, इसराइल के सैनिक, तो वहां पे एयरपोर्ट पे बहुत सारे लड़ाकू विमान इनको खड़े दिखाई देते हैं। तो उनमें भी ये हैंड ग्रेनेड या कुछ और बंदूकों से उन पे फायर करके उनको ब्लास्ट कर देते हैं। और जिसके बाद वहां पे युगांडा में इतनी तबाही मच जाती है कि एक सर्वे के अगर हिसाब से हम देखें, एक सर्वे की रिपोर्ट के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, तो ऐसा बोला जाता है कि उस समय पे युगांडा की आधी वायुसेना को ये नष्ट कर देते हैं। इसमें जो 94 नागरिक और 12 क्रू मेंबर होते हैं उनमें से 3 की इसमें मृत्यु हो जाती है इस ऑपरेशन में, यात्रियों की, और एक सैनिक इनका शहीद होता है। तो दोस्तों ये थी मोसाद के एक जाबाज एक ऑपरेशन की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।